Hello everyone. So today's topic is Janpad and Mahajanpad, and especially in an area in the vicinity of current Uttar Pradesh. So we will discuss in detail. चलिए स्टार्ट करते हैं. सो जनपद कहाँ कहाँ डेवलप हुए. तो पिछले लेक्चर्स में मैंने पढ़ाया था कि मेसोलिथिक या न्यूलिथिक कल्चर में हम लोग क्या करने लगे थे, एक जगह पे रहना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ी तो उनको गवर्न करने के लिए क्या हुए, आपको एक पर्टिकुलर लीडर चाहिए था. तो लीडर्स जो थे पहले के, जब जब तक छोटे रहे लोग, छोटी जगह पे रही, तो फिर क्या हुए, लोगों ने खुद से ही चुना. लेकिन बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, जो अलग अलग जगह पे सेटलमेंट्स थे, तो उन सेटलमेंट्स में आपस में क्या हुआ, कंपटीशन बढ़ी. तो उनमें क्या हुआ, राजाज ने, जो जितने भी राजा थे, जो पर्टिकुलर सेटलमेंट के राजा थे, उन्होंने अपनी लेजिटिमेसी कैसे मेंटेन की, उन्होंने क्या किया, कुछ सेक्रीफाइस किए. सेक्रीफाइसेस का मतलब अपना वो नॉर्मल इस समय जो मतलब होता है वो नहीं. सेक्रीफाइस मतलब जो यज्ञ एक तरह से कहा जाता है, जैसे अश्वमेध यज्ञ. तो उस अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था कि वो घोड़े को दौड़ाते थे, और घोड़ा जहाँ जहाँ तक जिन जिन राजाओं के सेटलमेंट्स से गुजर जाता था, वो ये माना जाता था कि हाँ, ये जो राजा है इन्होंने सुप्रीमेसी मान ली है, किनकी, जिन्होंने वो हॉर्स ऑलरेडी इस अश्वमेध यज्ञ के लिए छोड़ा है. और वो सारे राजा जाके क्या करते थे, उस यज्ञ में पार्टिसिपेट करते थे अंडर द सुप्रीमेसी ऑफ द वन जिसने अश्वमेध यज्ञ स्टार्ट किया है. तो इम्पोर्टेंट जनपद कौन कौन से थे, जैसे हस्तिनापुर हुआ, अतरंजी खेरा हुआ. ठीक है. अब उस टाइम के ज़माने में क्या था कि ये जो जनपद थे वो धीरे धीरे क्या होने लगे, स्ट्रॉन्गर ग्रो होने लगे और विगर भी होने लगे. जब वो स्ट्रॉन्गर और बिगर होने लगे तो फिर क्या हुए, उनको क्या क्या कहने लगे, महाजनपद. और ये जो महाजनपद था ये एक बड़े एरिया में होते थे, जैसे आपको देख रहे हो ना, जैसे कुरु हुआ है, ठीक है, ये आपका पांचाल हुआ है, ठीक है, ये आपका मत्स्य हुआ है, ये सारे क्या है, इनके एरिया धीरे धीरे बढ़ने लगे. तो बढ़ने लगे और इनकी क्या होने लगी, कैपिटल सिटी होने लगी. कैपिटल सिटी में ही राजा रहता था और मेन जो बिजनेस होता था वो वहीं होता था. और ये जो कैपिटल सिटी को क्या किया, उन्होंने जनरली फोर्टिफाइड किया. अब फोर्टिफाइड करने के लिए वो लोग क्या करते थे, पुराने ज़माने में अगर आपको फोर्टिफाई करना है तो क्या करोगे, या फिर तो आप वॉल बनाओगे. ठीक है. तो आप वॉल बनाओगे तो ये देखिए, बहुत पुरानी एक दीवार सी बनी है, बहुत बड़ी सी, जो कहाँ पे मिली है, कौशाम्बी में मिली है. या फिर आप मोट बनाओगे. क्या बनाओगे, मोट बनाओगे. अब जैसे मोट का मतलब क्या होता है कि आपका जो भी ये एरिया है उसके आसपास आप क्या करोगे, एक नहर सी या नदी तालाब सा खोद दोगे, जैसे आपने पुरानी फिल्मों में देखा है. तो वो जो एरिया होगा वहाँ से कोई भी लोग आप आराम से, सेना नहीं जा पाएगी. वहाँ पे क्या होगा, उसमें डूब जाएंगे. तो ये मोट होती थी. ये मोट कहाँ पे जैसे बनाएगी, जैसे अंग जो जनपद था उसके आसपास मोट भी पाई गई है. ठीक है. अंग जनपद कहाँ पे है अगर मैं बता दूं, तो ये प्रेजेंट में जो भागलपुर एरिया है, ठीक है, वहाँ पर है, पटना के से थोड़े आगे. ठीक है. तो फोर्टिफिकेशन के लिए किसकी जरूरत पड़ती थी, ब्रिक्स की जरूरत पड़ती थी या फिर स्टोन्स की जरूरत पड़ती थी. तो अब ये ब्रिक या स्टोन्स को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, बहुत सारे लेबर भी चाहिए. और वो जो लेबर, अगर आप बहुत सारे लेबर्स अगर आपको चाहिए होंगे तो उसके लिए क्या चाहिए होगा, फूड भी चाहिए होगा, फर्टाइल लैंड भी चाहिए होगा, वुड भी चाहिए होगा, मेटल भी चाहिए होगा, और प्लस उनकी सेफ्टी के लिए आर्मी भी चाहिए होगी. उनको सेफ्टी के लिए कह लो, या उन इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए. तो इन सारी चीज़ों के लिए आपको क्या चाहिए थी, फूड चाहिए था. ठीक है. आपको फर्टाइल लैंड चाहिए था. ठीक है. और मेटल चाहिए था. ठीक है. अगर आप लोग देखो तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखें तो किस एरिया में सबसे ज़्यादा थी, ये जो अपना यूपी और बिहार का एरिया था, इस एरिया में सबसे ज़्यादा थी. फूड क्यों था, क्योंकि फर्टाइल लैंड था. ठीक है. फर्टाइल और प्लस मेटल वाला एरिया ये यहाँ से मिल जाता था. कौन सा एरिया होगा, ये झारखंड वाला. ठीक है. यहाँ से पूरे मेटल मिल जाते थे. तो ये पूरा का पूरा जो एरिया था, यहाँ पे सारी की सारी इस तरह की सर्कमस्टेंसेस थी कि आप जनपद जो थे महाजनपद में ग्रो होने लगे. ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं. अब महाजनपद में ये जो मैंने बताया, जो रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ी, जो रिसोर्सेज थे इतनी बड़ी आर्मी को मेंटेन करने के लिए, या पॉपुलेशन ग्रो हो रही थी उनको कंट्रोल करने के लिए उन, ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट के टैक्स लगाए. और टैक्स क्यों लगाए गए, क्योंकि उनको बड़े बड़े फोर्ट बनाने थे, बिग आर्मीज क्या थे मेंटेन करनी थी. तो उन्होंने क्रॉप्स पे भी टैक्स लगाया, जो क्राफ्ट स्किल्ड पर्सन थे उन पे भी टैक्स लगाया. ठीक है. जो आपके एनिमल हर्डर्स थे उनके उनको भी टैक्स पे करना पड़ता था. किस पर, जो आप एनिमल पे करना पड़ता था, प्लस
एनिमल प्रोड्यूस, मतलब या फिर तो अगर आपके पास 10 गाय हैं तो आपने एक गाय दे दी जाके, या फिर आपने दूध दे दिया जाके, तो इस तरह से टैक्स पे करते थे। जो गुड्स थे उनके पास भी ट्रेड के थ्रू टैक्सेस लगते थे। ठीक है, हंटर और गैदरर्स जो थे उनको फॉरेस्ट प्रोड्यूस प्रोवाइड करना था राजा को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एज ए गिफ्ट, एज ए एनिमल प्रोड्यूस, काइंड, मनी, इन सब में टैक्स लगते थे। जो एग्रीकल्चर था वो एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा स्पीड में डेवलप हो रहा था। और डेवलप क्यों हो रहा था, और डेवलपमेंट होने के साथ साथ क्या होता है, नेसेसिटी जो होती है वो क्या होती है, मदर ऑफ इन्वेंशन। तो नेसेसिटी बढ़ गई कि हमें एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बढ़ाना है, तो आपको क्या करना चाहिए, आयरन प्लस एयर उन्होंने बनाया। पहले वुडन का होता था, अब आयरन का हुआ, क्योंकि इस पूरे एरिया में कैसी सोइल पाई जाती है, हैवी क्लेई सोइल पाई जाती थी। तो उसको आराम से वो मिट्टी पलट जाए तो उसके लिए क्या होता था, आयरन प्लस एयर होता था। प्लस ये लोग क्या सीख गए, ट्रांसप्लांटिंग पैडी भी सीख गए। इससे पहले क्या था, ये लोग, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि ओजाइरा सेटाइवा जो वाइल्ड जो राइस था उसको खाते थे, मतलब कलेक्टर ज़्यादा थे, मतलब जगह जगह से पॉन्ड से अगर आपको राइस मिल रहे हैं तो वो खा रहे हैं। इस समय क्या किया इन्होंने, राइस को एक जगह ट्रांसप्लांट करना शुरू कर दिया, जिससे प्रोडक्शन इनका बढ़ा और पॉपुलेशन बढ़ी। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन टू अंग प्रदेश, जो सूलामान जनपद है इनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये जो सूलामान जनपद थे वो क्या थे, अंग उत्तर निकाय से में जो है सूलामान जनपद बताए गए हैं। ठीक है, और भी बताए गए हैं, दिघा निकाय में भी कुछ बताए गए हैं, उनमें कुछ कुछ वेरिएशन है, लेकिन इतना हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अंग यही सफिशिएंट है कि अंग उत्तर निकाय में सूलामान जनपद कौन कौन से थे, अंग था। ठीक है, अंग जो एरिया था वो ये वाला एरिया था। ठीक है, जो कर्ण वाला प्रदेश था, चंपा रिवर बहती थी यहाँ से। ठीक है, और मैंने भी बताया यहीं पर इन्होंने मोट बना रखी थी आसपास सेफ्टी के लिए। ठीक है, इस पूरे रीजन में नहीं, जहाँ पे भी इनका फोर्ट होगा वहाँ पे इन्होंने बनाई होगी। इसके बगल में ही आपका क्या था, मगध जनपद था। ठीक है, मगध जनपद, मगध में क्या था फायदा, कि मगध के ईस्ट में सोन रिवर थी। ठीक है, नॉर्थ में पूरी गंगा नदी थी। ठीक है, ईस्ट में आपकी ये चंपा रिवर हो गई। ठीक है, और ये वाला जो एरिया आप देख रहे हो, राजगीर जो थी वो कैपिटल थी, राजगीर ये आपकी कैपिटल थी। और आप ये वाला जो एरिया देख रहे हो, ये एरिया पूरा ऊंचा एरिया है, मतलब एक तरह से वो विंध्या रीजन है, ठीक है। और अगर आप इसको प्रूफ देखना चाहो कि ये कितना ऊंचा रहा होगा उस समय, वो कितना अनएसेसिबल रहा होगा, कितना नेचुरल फोर्टिफिकेशन होगा, ये आपको इससे पता लग सकता है कि अगर आप गया से राजगीर जाओ तो यहाँ पे एक जगह पड़ती है, वहाँ पे ही आपने दशरथ राम मांझी जो सुना होगा, उन्होंने पेड़ जो पहाड़ है, पहाड़ काट के रोड बनाई थी। और जो रोड बनाई थी वो कब बनाई थी, अभी 1980 से अगर आप बात करें 1990s के या 1970 के आसपास। तो उस समय भी वहाँ के लोगों के लिए इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी के साथ भी पार करना बहुत ही मुश्किल था। तो सोचो आज से 2000 साल पहले क्या कंडीशन रही होगी। तो ये भी एक तरीके का एक नेचुरल फोर्टिफिकेशन था जो मगध को मिला था। प्लस आप देखो कि ये जो एरिया है यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो एरिया यहाँ पे ही आप देखोगे तो ये झारखंड स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ पे ही आप देखोगे नीचे, ये मैं थोड़ा सा हट गया, यहाँ पे माइंस है कोडरमा माइंस। कौन सी माइंस है, कोडरमा माइंस। ये किसके लिए फेमस है, माइका के लिए। ठीक है, तो मिनरल्स इनको मिलना स्टार्ट हो गए थे इस एरिया से। देखो एक तरह से सेफ्टी भी प्रोवाइड कर रहा था, प्लस मिनरल्स भी प्रोवाइड कर रहा था, तो आर्मी के लिए मेटल भी आराम से झारखंड वाले एरिया से मिल पा रहे थे। तो यही रीजन था कि मगध का जो पूरा साम्राज्य था वो बहुत ज़्यादा सेफ भी था, और प्लस रिसोर्सेस भी इनके पास काफ़ी अच्छे थे। पानी की भी कमी नहीं थी, फर्टाइल लैंड भी था, मिनरल्स भी थे, आपके पास नेचुरल सेफ्टी भी थी। और उसके बाद उन्होंने राजगढ़ में बहुत अच्छा कहते फोर्टिफिकेशन भी किया हुआ था। इसके बाद आ जाओ आपका वज्र या बज्जी, ये वैशाली एरिया था, ये मुजफ्फरपुर एरिया था, नॉर्थ ऑफ गंगा। मतलब ये जो एरिया था ये आपका मगध का एरिया है। ठीक है, इसके ऊपर वाला जो एरिया था मुजफ्फरपुर, ये एरिया था आपका वज्जी का। किसका एरिया था, ये वज्जी का। तो ये जो वज्जी एरिया था वो आपका रिपब्लिक था, यानी कि जनसंघ था। ठीक है, इसमें 8 या 9 क्लेम थी, कुछ कहीं कहीं 8 लिखा होता है, कहीं कहीं 9 लिखा होता है, डजन मैटर। तो ये जो बज्जी थी, ठीक है। इसके बाद आप कह लो कि मल्लाज, जो मल्लाज थे वो उनका क्या था, वो बज्जी के बगल में ही थे।
इस साइड थोड़ा सा और चले जाओ तो वो मल्लाज आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, मल्लाज आ जाएंगे। तो अगर आप देखो तो ये आपका मगध हो गया, ठीक है, ये आपका अंग हो गया, ये आपकी गंगा नदी बह गई, ये आपका वज्जी हो गया, इसके बगल में आपका मल्ल हो गया, ठीक है। ये सारे सारे ये और बाद में क्या हुआ था, मगध, बज, मल्ला, अंग, ठीक है। बिंबिसार ने अंग पे अटैक करके एक ही बार आक्रमण किया था, बिंबिसार ने वो किया था अंग पे, तो मगध क्या हो गया था, फिर अंग जो था मगध में शामिल हो गया था, ठीक है। बज्जी के साथ इन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस कर दिया था, तो बज्जी भी इनके साथ में आ गया था, ठीक है। और बज्जी का दोस्त मगध था, तो ये भी इसके साथ आ गया था। तो मगध देखो धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। फिर मगध ने बाद में जाके क्या किया था, कौशल में जो राजा था उसकी बेटी, उसकी बहन के साथ शादी कर ली थी, तो उन्होंने काशी वाला जो एरिया था वो भी मगध को दे दिया था। तो धीरे धीरे मगध ने क्या किया था, पूरे पे इस तरह से कंट्रोल करना शुरू कर दिया था, और गजानन के पास तक आने तक ये पूरा का पूरा जो एरिया था वो मगध ही पूरी डिक्टेट कर रहा था पूरी इंडियन पॉलिटी को, ठीक है। काशी जो था वो बनारसी था, वो थोड़ा सा इस साइड चले जाओ, थोड़ा ईस्ट में, मतलब इस फिगर के इस साइड चले जाओ तो काशी वाला एरिया आ जाएगा, जो बाद में कौशल ने ले लिया था, और कौशल ने फिर उसका एक हिस्सा मगध को दे दिया था, ठीक है। नेक्स्ट आते हो, नेक्स्ट आपका आ गया कौशल। कौशल की बात करें तो कौशल जो एरिया था उस, ये कौशल एरिया बहुत इंपॉर्टेंट समझना, इसकी कैपिटल क्या थी, श्रावस्ती। नॉर्थ की कैपिटल थी श्रावस्ती और साउथ की कैपिटल थी कुशावती, ठीक है। प्रेजेंट लोकेशन क्या है, प्रेजेंट लोकेशन है साहेत महेत। साहेत महेत जो एरिया है वो ये एरिया है, ठीक है। ये राप्ती रिवर के किनारे है। कौन सी रिवर, ये रिवर है राप्ती, ठीक है। ये क्या होती है, बाद में घाघरा में जाके, ये घाघरा रिवर है, घाघरा में जाके मिल जाती है, ठीक है। कौशल का जो एरिया था वो बाउंड्री जो थी, अगर हम कौशल कौशल महाजनपद की बाउंड्री की बात करें तो आपकी वेस्टर्न बाउंड्री आपकी थी ये गोमती रिवर। ये कौन सी रिवर है, गोमती, ठीक है। ये मैंने थोड़ा वो कर दिया, लखनऊ के इस साइड से ऐसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी, ये ऐसे जाएगी, ठीक है। जौनपुर में क्या होगी ये, और साउथ की जो बाउंड्री थी वो थी ये साई रिवर, ठीक है। ये थी साई रिवर, ये जौनपुर में मिलेगी, और फिर आगे चल के ये जो गोमती है वो यहाँ पे गाजीपुर के पास, गाजीपुर कह लो या फिर एग्जैक्ट जगह है कैथी, कैथी के पास जाके ये गंगा जी में मिल जाएगी। ये गंगा जी है आपकी, ये क्या है, ये गंगा जी, ठीक है। इसकी जो ईस्टर्न बाउंड्री थी, ईस्टर्न में वो थी आपकी गंडक, ये पटना के पहले ये गंडक रिवर इसमें आके मिल जाएगी। तो ये आप देख लिये कौशल में क्या क्या था, नेचुरल फोर्टिफिकेशन। मैं ये सब इसे बता रहा हूँ जिससे आपको समझ में आए कि नेचुरली ये सारे जो किंगडम थे उस जमाने की टेक्नोलॉजी के हिसाब से लगभग ये इस जगह पे अपनी कैपिटल बनाते थे कि वहां तक पहुंचना लगभग मुमकिन ना हो, ठीक है। अब देखो साहेत महेत इधर पे है, अब यहाँ तक कोई कैसे पहुंचेगा, यहाँ तक पहुंचने के लिए उसे कितनी नदियां क्रॉस करनी पड़ेगी, गंगा जी, गंगा जी के बाद आपकी साई, साई के बाद गोमती, गोमती के बाद आपकी घाघरा, घाघरा के बाद आपका ये नंबर आएगा 1 2 3 4। इधर से कोई अटैक, इधर से अगर कोई अटैक करना चाहेगा तो अगेन उसे पहले क्या क्रॉस करना पड़ेगा, यहाँ पे कोसी भी आगे मिलेगी, कोसी क्रॉस करो, उसका गंडक क्रॉस करो, उसके बाद आपकी ये राप्ती क्रॉस करो, उसके बाद आप साहेत महेत पहुंचोगे। तो देख रहे हो 3 3 4 4 रिवर आपको क्रॉस करनी पड़ रही है, तो वो उस समय के हिसाब से लगभग इम्पॉसिबल था, क्योंकि स्पीड इतनी स्लो थी, और मानसून के समय तो इनको आप क्रॉस कर ही नहीं सकते थे, इनफैक्ट अभी भी नहीं कर सकते हैं लगभग। अब देखिए वत्स कहाँ था, वत्स जो एरिया था, अगर हम वत्स की बात करें तो वत्स, अगर आप, ये गंगा नदी है ना, ठीक है, ये आपकी यमुना जी मिलेंगी, ये यमुना जी मान लो, तो ये वाला जो एरिया था ये आपका हो गया आपका वत्स, ये आप कौन सा एरिया हो गया, ये वत्स एरिया हो गया, ठीक है। इसका फेमस किंग कौन था, उदयन, ठीक है। मेंशन्ड इन, अब देखो ये जो अगर मैं बात करूँ इसमें थोड़ा डिटेल में बता दूं, ये आपकी यमुना यमुना रिवर है, ठीक है। ये आपकी गंगा जी ये मिली, ये वाला जो एरिया है पूरा ये आपका वत्स एरिया है। कौन सा एरिया है, वत्स। इसके नीचे वाला जो एरिया था वो आपका था अवंती, उज्जैन वाला, ठीक है। इन दोनों में आपस में टसल चलती रहती थी, ठीक है। तो इसका जो मेन इंपॉर्टेंट जो राजा था एक था उदयन। उदयन इतना बड़ा फेमस था और इनकी लाइब्रेरी इतनी फेमस थी कि बहुत सारे कवियों ने उस समय के जो लीजेंड्स थे उसमें इनका नाम, ये जो आपस में लड़ाई चलती थी इसको बहुत सारे लीजेंड्स लिखे गए हैं। जैसे इसमें कुछ एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, स्वप्नवास दत्तम, ये किसने लिखा था, भास ने, किसने लिखा था, भास ने, ठीक है। स्वप्नवास दत्तम में उदयन को मेन प्रोटोगोनिस्ट बताया गया है। ऐसी रत्नावली और प्रियदर्शक, ये दोनों हर्ष किसकी है, हर्षवर्धन,
हर्षवर्धन ने लिखी हैं। इसमें भी आपके उदयन जो था मेन प्रोटेगोनिस्ट था। ठीक है, इसके बाद करो कुरु की। कुरु जो था वो हस्तिनापुर था, या मैंने आपको लास्ट लेक्चर में आपको बता ही दिया है। इसमें मोनार्की थी, बुद्धा के टाइम तक मोनार्की थी, बाद में क्या हो गई, ये जन संघ हो गए या गण संघ, गण संघ हो गया बाद में। ठीक है, पहले जो कुरु ये हस्तिनापुर थे, बाद में इनकी जो कैपिटल थी ये नीचे आके बस गए थे। कहाँ पे, कौशाम्बी के पास ही आके ये बस गए थे। पांचाल की बात करें तो जो पांचाल एरिया था वो अही क्षेत्र और काम्पिल, इसकी दो कैपिटल थी। कौन सी कैपिटल थी इसकी, दो कैपिटल थी, अही क्षेत्र और पांचाल। अच्छा, ये अही क्षेत्र कहाँ है और काम्पिल क्या है। ठीक है, अब देखो, अगर आपने देखा रिसेंट में हम लोगों के ये अगर यूपी का हम लोग मैप बनाए तो यूपी का मैप ऐसे जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपका बुंदेलखंड वाला एरिया, ये जो एरिया है, ठीक है, ये रोहिलखंड है। ठीक है, यहाँ पे ये आपके जो एरिया थे अही क्षेत्र और काम्पिल। ठीक है, काम्पिल कहाँ है, ये साउथ की राजधानी काम्पिल थी, ये थी फरुखाबाद। कहाँ है ये, फरुखाबाद में। ठीक है, और ऊपर आपके बरेली के पास आपका क्या है, अही क्षेत्र है। ठीक है, गंगा जी जो है वो इसको 20 से डिवाइड करती थी। गंगा जी क्या करती थी, इसको 20 से डिवाइड करती थी। ठीक है, ये गंगा जी होगी। तो ये जो एरिया था करंट में, ये कौन सा एरिया है, रोहिलखंड की जो मांग की जा रही है वो वाला एरिया है। ठीक है, सूरसेन की बात करें तो सूरसेन वाला जो एरिया है वो यमुना के दोआब में पाया जाता था। वो एरिया जो है वो ये वाला एरिया है, मथुरा वाला एरिया। ये एरिया कौन सा हो गया आपका, सूरसेन। ठीक है, जैसे आप कह लो कृष्ण जी का एरिया, या फिर कुंती का एरिया। किसका, कुंती का। कुंती इनकी वो थी ना, बुआ जी। ठीक है, इन्हीं का लड़का कहाँ था। अब देखो कुंती जो थी वो कहाँ गई थी, अवंती में गई थी। अगर मैं आपको बताऊं, देखिए ये अगर इंडिया का मैप है, ठीक है, ये आपका सूरसेन है, ये आपका क्या है, सूरसेन। ये आपका है अंग, ये है आपका अवंती। जो कुंती थी, कुंती को सूरसेन से कहाँ भेज दिया गया था, अवंती में भेज दिया गया था। तो यहाँ से अवंती में उन्होंने कर्ण को डाला था। कर्ण पार्वती नदी से गए थे आपके किसमें, चंबल नदी में। चंबल से यमुना, यमुना से गंगा, और गंगा होते हुए आपके अंग प्रदेश में आके मिले थे। देखिए कितना लंबा ट्रैवल किया था। पार्वती नदी कह लो, या फिर आप कह दो उसे अश्वमती रिवर। एक्चुअली अश्वमती जो रिवर थी वो इसलिए फेमस थी क्योंकि, अब थोड़ा सा मैं डाइवर्ट हो रहा हूँ, फिर बता देता हूँ। अश्वमती रिवर वो रिवर थी जहाँ पर दुर्वासा ऋषि ने किनारे बैठ के उनको भी मंत्र दिया था, जिससे कि वो कुंती जो थी वो कर्ण को पैदा कर सकी थी। ठीक है, तो ये जो था, ये कर्ण को यहाँ पर उन्होंने भेजा था पार्वती से चंबल, चंबल से वो यमुना, यमुना से फिर वो गंगा, गंगा से बाद अंग में जाके वो मिले थे। और कर्ण के जो पिताजी थे वो दशरथ के क्या, वो धृतराष्ट्र के सारथी थे। तो ये थोड़ा सा आपस में कनेक्ट हैं ये तीनों, जो आप भूलेंगे नहीं, सूरसेन, अंग और अवंती। ठीक है, इसके बाद आ जाओ मत्स्य। मत्स्य क्या था, विराटनगर। मत्स्य जो एरिया है, मत्स्य एरिया था आपका ये वाला एरिया। ये जो आपका ये जो एरिया पड़ता है ना, ये एरिया मतलब आपका जयपुर से लेके जयपुर टू भरतपुर। ठीक है, ये वाला जो एरिया था वो मत्स्य एरिया था। ठीक है, इसके बाद आ जाए मॉडल क्वेश्चन की अगर बात करें तो मॉडल क्वेश्चन जो मेनली महाजनपद पे आता है, तो एक तो वो जनरल आ जाएगा कि आप मैपिंग बता दो। ठीक है, दूसरा आपका आ जाएगा कि हाउ मैट्रिमोनियल अलायंस शेप्ड द महाजनपद पॉलिटी एंड मेंटेन्ड पीस ओवर द रीजन। तो इसमें आप क्या बताओगे, बिम्बिसार ने किससे शादी की थी, मैरिज अरेंज की थी बज्जी से। और बज्जी किसका, मैंने बता दिया बज्जी किसका दोस्त था, आपका मल्लास का था। तो बिम्बिसार ने किस पे कंट्रोल कर लिया, एक तरीके से बज्जी और मल्लास दोनों पे कंट्रोल कर लिया। उसके बाद काशी और कौशल के बीच में राइवलरी चलती थी, जिसको अंत में प्रसेनजीत ने क्या कर दिया, कंट्रोल कर लिया काशी को हरा के। ठीक है, उसके बाद जो प्रसेनजीत ने अपनी सिस्टर की जो शादी थी वो किससे कर दी, बिम्बिसार से कर दी। किससे कर दी, बिम्बिसार से कर दी। और बिम्बिसार को ड्रॉरी में क्या दे दिया, काशी का एक पार्ट दे दिया। ठीक है,
तो काशी का तो एक तरह से पूरा पूरा खत्म हो गया कि पहले ही वो हार गया था कौशल से, उसका जो थोड़ा बहुत बचा था उसको बाइफरकेट करके बिंबिसार को दे दिया। ठीक है, इसके बाद वत्स और अवंती के बीच में भी वो हुई थी, क्या कहते हैं, राइवलरी चलती थी, जो मैंने आपको बता दिया। इसमें आप वो बुक का भी नाम मेंशन कर सकते हैं, स्वप्नवास दत्तम। स्वप्नवास दत्तम का यूज कर सकते हो। और आपकी प्रियदर्शिका है, प्रियदर्शिका जो हर्ष ने लिखी थी, इनको भी मेंशन कर सकते हो। आप ये भी मेंशन कर सकते हो कि रिलीजन ने कितना इंपॉर्टेंट प्ले किया था, क्योंकि उस समय रिलीजन कौन सा बहुत ज़्यादा था, बुद्धिज्म बहुत ज़्यादा था, और बुद्धिज्म ये चाहता था कि वो पीस रहे, तो पीस के लिए। और प्लस आप देखो प्रसेनजीत जो था वो किसका था, कंटेम्प्रेरी था किसका, बुद्ध का, और साथ ही बिंबिसार भी था। ये दोनों ही क्या थे, बुद्ध के टाइम थे, और बुद्ध इतने ज़्यादा इम्पोजिंग फिगर थे, या फिर आप कह लो इतने ज़्यादा उनकी बात उस समय मानी जाती होगी कि लोगों ने भगवान की उनको संज्ञा दी थी, तो उनकी बात मान के लड़ाई करना तो बहुत ही मुश्किल होता होगा उस समय। तो ये पॉइंट भी आप आंसर में दे सकते हो। लास्ट में आप दे सकते हो कि हर्षवर्धन ने क्या किया था, हर्षवर्धन ने राजश्री की शादी की थी। अब राजश्री कौन थी, इनकी हर्षवर्धन की बहन थी, और इनकी शादी मौखरी, MAUKH, मौखरी रीजन में की थी, जो कन्नौज में पड़ता है। ठीक है, तो राजश्री ने क्या किया था, हर्षवर्धन ने पहले शैव धर्म का था, उसको किस में कन्वर्ट कर दिया था, महायान बुद्धिज्म में। तो ये मैट्रिमोनियल अलायंस ने क्या किया, महाजनपद की पॉलिटी को एक तरह से शेप किया था उस जमाने में, और आज भी एक तरीके से एक तरह से शेप करते हैं। अगर आप देखो कि लालू की लड़की की शादी, लालू प्रसाद यादव जी की लड़की की शादी किससे हुई, मुलायम सिंह यादव जी की लड़की से। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि हाँ, सूरसेन यानी कि मथुरा वाला रीजन, अपना वो यादवों वाला पूरा रीजन, यमुना देवाब के रीजन की शादी किससे हुई है, जाके पटना में। ठीक है, मतलब मगध में। तो ये भी करंट में आप बोल सकते हो। ठीक है, अगर हम वो रिवाइज करना चाहें तो रिवाइज हम बहुत जल्दी से कर सकते हैं, फटाक से ये मैप बना लो। ठीक है, पूरा मैप बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत बना लो, जिससे कि आप पूरा एक्सप्लेन कर पाओ थोड़ा सा। ये आपका मैप बन गया। अब देखो इसमें क्या है आपका, सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा, ये आपकी गंगा नदी बहा दो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये यमुना नदी बहा दो। ठीक है, ये आपकी गोमती हो गई। ठीक है, ये आपकी गंडक हो गई, ये आपकी सोन रिवर हो गई। ठीक है, ये आपकी विंध्याचल हो गया, ये आपका नेपाल हो गया। ठीक है, अब इसमें जल्दी से फटाक से आप तुरंत बता सकते हो कौन कहाँ पे है। सबसे पहले आपका ये एरिया हो गया आपका अंग, ये हो गया आपका मगध। ठीक है, मगध के ऊपर हो गया आपका बत्स के बगल में हो गया मल्ल। ठीक है, ये हो गया आपका काशी, ये हो गया आपका कौशाम्बी जिसकी कैपिटल थी। ठीक है, और ये आपका हो गया मत्स्य। ठीक है, ये हो गया आपका अवंती। ठीक है, उसके बाद यहाँ आपका हो गया कौशल, ये आपका हो गया कौशल। ठीक है, इसके बाद ये आपका हो गया सूरसेन, ये आपका हो गया कुरु। ठीक है, और कोई बचा, उसके बाद एक पांचाल और हो गया। ये हो गया आपके सारे इम्पोर्टेंट महाजनपद। ठीक है, बाकी जो ये तो हो गए यूपी के आसपास के। बाकी अगर आप देखो तो ये हो गया आपका कम्बोज। ठीक है, ये हो गया आपका गांधार। ठीक है, उसके बाद आपके नीचे आपका अस्मका और आ जाए, ये आपका ये पूरे हो जाएंगे कंप्लीट। सो थैंक यू। अगर आपको कोई भी इशू हो तो आप ये मेरा आप आंसर ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि मेंस के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है आंसर लिखना। और ये मेरा टेलीग्राम की लिंक है, जो आप इसमें आप अपना आंसर दे सकते हैं, मैं आपको रिव्यू तुरंत दूंगा। ठीक है, सो थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।